Hello friends, myself Chetan Sharma and I welcome you all to my easy company. Friends, आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का। वैसे ये जो मैं चैप्टर है ये मैं क्लास 12th के हिसाब से कराऊंगा आज यहाँ पर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसका ये एक्चुअली एक्सरसाइज 1 पॉइंट ये एक्चुअली यूनिट 1 का पार्ट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देना चाहता हूँ। हमें तो पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, ठीक है ना, पर क्वेश्चन के हिसाब से एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देना चाहता हूँ कि होता क्या है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, जिससे कि आप अगर खुद से भी करना चाहो कभी तो मेरी इस वीडियो को देख के इजी तरीके से आप उसको अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके अंदर मेरे ख्याल से 6 एक्सरसाइज हैं इस यूनिट के अंदर, जिनके अंदर जो शुरू की 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उनके अंदर ओनली रिलेशंस टॉपिक की बात की गई है। उसके बाद फिर तो इसीलिए हम भी पहले रिलेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर टू द फंक्शंस टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को सीखना है रिलेशन टॉपिक। तो इस टॉपिक को अपने को पहले कवर करना है, रिलेशंस को। तो रिलेशंस की हम जब भी बात करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके अंदर इस चैप्टर में सबसे पहले अपने पास एक टर्म आएगी जिसका नाम होगा क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ये अपने पास पहली टर्म आएगी जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, लाइक यूं लिख पाऊंगा मैं इसको A, B, ठीक है। एंड वेयर A जो है सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A है एंड B जो है अपना ये जो B एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा किसी B सेट के साथ। वेयर A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो A कोई अलग सेट है, B कोई अलग सेट है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। इस चीज का मतलब यह है कि दोनों के अंदर खाली नहीं है, दोनों के दोनों उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो फिर उनके में जो एलिमेंट्स होंगे उसके ऑर्डर पेयर जब मेरे को निकालना होगा उन दोनों सेट्स की हेल्प से, तो मैं उसको कुछ इस फॉर्म में लिख पाऊंगा, ठीक है। जहां पर जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है A वो उस A सेट से बिलोंग कर रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है B वो अपना B सेट से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, और ये जो चीज होगी अपने पास ना, ये भी एक तरीके का ना एलिमेंट ही आ गया, ये भी अपने पास यहां पर एक एलिमेंट है, ठीक है। और इस एलिमेंट के अंदर जो अपना A जो है, इस एलिमेंट के अंदर जो अपना A है ये इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट एलिमेंट, और जो B मेरा जो हो गया यहां पर जो B एलिमेंट लिख रखा है मैंने, इसको हम बोलेंगे सेकंड एलिमेंट। एक्चुअली ये ब्रैकेट जो है ये कैसे एक एलिमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये किसी अलग सेट का एलिमेंट है और उस सेट के बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका जस्ट ये होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो इफ सेट A कोई मेरा है, मान लो, जिसके अंदर मैं लिख दूं 1, ठीक है, और सेट B मैंने ले लिया X, Y, ठीक है। तो जब मेरे को इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखने होंगे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, तो वो मैं कुछ यूं लिख पाऊंगा 1, X, 1, Y, 2, X एंड 2, Y। ये इन 2 सेट्स के मैंने डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल से आप समझ गए कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है। अब थोड़े से इनके रूल्स की बात कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स के भी कुछ रूल्स हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, उनको देखते हैं, ठीक है।
इसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या है, जैसे कि अपना ये फर्स्ट ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया अपना पहला एक, जिसको मैंने लिख रखा है a, b के हिसाब से लिख रखा है। ठीक है, तो कभी भी a, b वो इक्वल नहीं होता b, a के। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों डिफरेंट बातें हैं। अगर मैंने कहीं पर लिख रखा है क्या 2, 3 और कहीं पर मैं लिख दूं 3, 2, तो ये दोनों के दोनों अनइक्वल है, मतलब कि ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर किया जाएगा, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर किया जाएगा। ये दोनों के दोनों सेम बातें नहीं है। ये तो आपका पहला नियम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या, दूसरा कंडीशन क्या बोलती है फ्रेंड्स, कि अगर कहीं पर ये लिख रखा है मान लो a, b, मतलब कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल दे रखा है किसके, c, d के, तो यहां से सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकल जाएगा कि a जो है मतलब कि इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट a है और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट c है, तो a इक्वल है c के एंड जो अपना b है वो इक्वल हो जाएगा d के। मतलब कि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट और दोनों के सेकंड एलिमेंट वो इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक अपने पास रूल्स हो गए इसके। ठीक है, एक नोट पॉइंट आता है यहां पर, और नोट पॉइंट ये बोलता है भाई, ये नोट पॉइंट एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि जो 11th क्लास में टॉपिक नहीं है सेट्स करके टॉपिक है, ठीक है, उसकी वीडियो भी देखना, वो अलग वीडियो में आएगा उसका हिसाब। तो उस सेट्स के अंदर एक्चुअली हम यू लिख देते थे, अगर कहीं पर a, b यू लिख रखा है सॉरी, तो ये जो चीज है ये हिसाब इस चीज से बिल्कुल मैच नहीं करता। किससे, इससे a, b से। यहां पर ये चीज ऑर्डर्ड पेयर है जिसके दो एलिमेंट है, जिसका ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, या फिर हम बोल दो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, ये जो चीज है ये प्रॉपर कोई एक सेट है जिसके अंदर ये a और b जो है वो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक सेट है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये दोनों की दोनों अलग अलग बातें हैं। ये एक नोट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ये तो हो गई ऑर्डर्ड पेयर की बात। अब हमें जानना है कि एक अब ना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसको देखते हैं। सो रिलेशंस टॉपिक को समझने के लिए ना ये बेसिक बातें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो इसके बाद अपने पास सेकंड चीज की क्या आएगी भाई, वो आएगी अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी नोटेशन देख लेते हैं कि अगेन कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, एक सेट A हो गया, एक सेट B हो गया, तो फिर उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको मैं कुछ यूं लिख पाऊंगा, क्या, A क्रॉस B, सिंपल। ठीक है, ये हो गई क्या, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वेयर अगेन A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी का क्या करेंगे, नॉन एम्प्टी चाहिए अपने को जिनमें कुछ तो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जस्ट इसकी नोटेशन हो गई। और इसके अंदर क्या होगा भाई, तो ये भी नहीं, ये A क्रॉस B करके पूरे पूरे एक सेट है, और ये है क्या, देखो A क्रॉस B जो है अपना, इसको हम लिख देंगे कि A, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ठीक है, जो अपना ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है वो, एंड फिर सच दैट A जो है ये अपना फर्स्ट एलिमेंट है, या इस A का फर्स्ट कंपोनेंट बोल लो, ये बिलोंग करेगा सेट A से। ये चीज देखो इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहले लिख रखी है,
तो पक्का ये पहले सेट से बिलोंग करेगा। तो पहला सेट मेरा यहां पर ए है, तो ए बिलोंग्स टू ए, एंड जो मेरा बी कंपोनेंट है, बी जो मेरा एलिमेंट है, अब फिर से देखो, इस बी को मैं सेकंड कंपोनेंट भी बोल सकता हूं, मैं इसको सेकंड एलिमेंट भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो बी जो है वो मेरा सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। तो बी बिलोंग्स टू बी। ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन आ गई ए क्रॉस बी सेट की, ठीक है। यही चीज क्या है अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट बोल दूं मैं इसको, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोल दूंगा मैं, ठीक। तो ए क्रॉस बी बोलेंगे एक्चुअली हम इसको, और जिसको हम यूं कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म कौन सी होती थी? ये फॉर्म होती थी भाई साहब अपनी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दो तरह की फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म या फिर जिसको हम टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं, वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जिसके अंदर हम इस भाषा में मतलब कुछ ना कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के अंदर मैंने इसको प्रॉपर लिख रखा है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, तब अपने को अच्छा ढंग से समझ में आएगा, ठीक है, कि ये है क्या बवाल, कि ये भला है क्या। एग्जाम्पल, अगर सेट ए की एलिमेंट मैंने मान लिए, फिर से कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है ना, 1, 2 मान लिए, और सेट बी जो है अपना, उसके एलिमेंट मैंने x, y मान लिए मैंने अगेन। तो यहां पर भाइयों अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है मुझे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो, ये तो थी अपनी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को ही मैं अगर टेबुलर फॉर्म में सीधा उतार दूं, मतलब कि ये मैंने बताया ये एक सेट ही है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर उतारने हैं अपने को, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए, क्योंकि मैंने पहले लिख रखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का लेंगे हम। तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट में अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं कहानी, तो पहला एलिमेंट मैंने ले लिया 1, तो 1 के साथ उसका फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे। देखो, पहला एलिमेंट हमने पहले सेट का लिया, तो फिर जो सेकंड कंपोनेंट था वो हमने दूसरे सेट का लिया। तो इसी प्रकार से अगर मैंने इसमें से 1 से कहानी शुरुआत कर रहा हूं मैं, तो 1 मेरा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया इस सेट से, तो फिर जो सेकंड कंपोनेंट आएगा वो इस सेट से लूंगा मैं, तो 1, x लिख सकता हूं मैं, ठीक है। सिमिलरली 1, y भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है भाई, फर्स्ट कंपोनेंट जो अपना वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, और सेकंड कंपोनेंट जो अपना वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1, x हो गया, 1, y हो गया, और भाई इसी तरीके से मैं इसके 2 को लेऊंगा, तो 2, x हो जाएगा, एंड 2, y। तो ये मेरे पास एक और सेट आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर बताते वक्त कि भाई एलिमेंट होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर भी। अब यहां पर मैंने लिख तो ऑर्डर्ड पेयर ही लिख रखे, ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये इस ए क्रॉस बी का जो सेट बनाया अपना, उसके तो एलिमेंट्स ही हैं ही। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 4 अपने पास एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी अपन कुछ रूल्स होते हैं इसके भी, ठीक है ना, इसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक्चुअली रूल्स क्या है, तो उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आई होप कि आ रहा होगा आपको समझ में। तो इसके भी बेसिक से रूल्स हैं, 2 या 3 है पता नहीं, कि भाई अगर, ठीक है, फर्स्ट को हम ये देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या है कि अगर A क्रॉस B जो है ना, अगर नहीं A क्रॉस B जो है ना, वो अपना एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक नॉन, एक वॉइड सेट बोल सकते हैं हम, ठीक है, या नो, या फिर मैं एम्प्टी सेट बोल सकता हूं, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं फाइज, ठीक है ना। तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट, ये मतलब एक एम्प्टी सेट आ जाएगा अपने पास कब, या तो सेट ए जो है वो एम्प्टी सेट हो मेरे पास, या फिर सेट बी जो है मेरे पास वो एम्प्टी सेट हो। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन हो गई वहां पर, तो फिर ए क्रॉस बी की जो मेरी वैल्यू आएगी वो एक एम्प्टी सेट के बराबर आएगी, ठीक है। ये जस्ट कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो अगर ए, चलो मान लिया मैंने ए के अंदर, ए जो है अपना वो नॉन एम्प्टी सेट है, मैं इसको ये मान के चलता हूं,
तो इसके अंदर 1, 2, 3 ये एलिमेंट हो गए, ठीक है। लेकिन जो सेट बी है अपना, उसमें कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो एक एम्प्टी सेट है। मैं जिसको यू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको डायरेक्ट ये लिख लूँ, यू रिप्रेजेंट कर लूँ। दोनों का मतलब यही है कि बी के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो मैं फिर जब भी ए क्रॉस बी निकालने की बात करूंगा तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि यहां पर आप क्या लोगे, जो पहला एलिमेंट बनेगा इस सेट का वो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक एलिमेंट तो मैं यहां से उठा लूंगा, वहां पर एलिमेंट है ही नहीं, तो प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। और प्रॉपर ऑर्डर पेयर नहीं बन पाएगा तो फिर ये जो है अपना एक एम्प्टी सेट बन गया, यहां पर भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर ए और बी जो अपने सेट होंगे वो अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फिर ए क्रॉस बी जो होगा वो भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ये बोल रहा है सेकंड प्रॉपर्टी कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, अगर ए और बी सेट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्ट ये लिख सकता हूं मैं, ये इट इंप्लाइज का साइन है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि ए क्रॉस बी भी जो हम निकालेंगे ना वो भी नॉट इक्वल आएगा बी क्रॉस ए के, ये है इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या हो गया यार, जैसे ना एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। अगर सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए, ठीक है, बेसिक एलिमेंट है इसलिए मैं हमेशा 1, 2 या XY ले लेता हूं, ठीक है ना, ये समझाने में इजीनेस रहता है। तो सेट ए मैंने ये ले लिया, ओके। सेट बी मैंने ले लिया, मान लो 3,4 ले लेते हैं अब की बार, ठीक है। तो सेट ए मैंने ये ले लिया, सेट बी मैंने 3,4 ले लिया, तो ए क्रॉस बी निकलवाओ भाई। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका पहला एलिमेंट अगर 1 ले लूं तो फिर ऐसे स्टार्ट कर देंगे हम 1,3, 1,4, ठीक है। सिमिलरली 2,3 एंड 2,4, यही एलिमेंट्स होंगे इसके, यही 4 ऑर्डर पेयर निकल के आएंगे इसके, ठीक है, और नहीं निकल सकते इसके। अब मैं एक तरफ निकाल लेता हूं बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए निकाल लेता हूं मैं एक बार। ये ब्रैकेट नहीं आ सकती भाई यहां पर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जब बी क्रॉस ए अगर मैं निकाल रहा हूं तो देखो मैंने बी पहले लिखा है, बी पहले लिखा है तो मतलब कि एलिमेंट भी मैं ऑर्डर्ड पेयर का जब मैं लिखूंगा तो वहां पर फर्स्ट कंपोनेंट जो है मेरा बी सेट का होगा, ठीक है। तो मेरे यहां पर मैं इसको लिख पाऊंगा 3,1, उसके बाद 3,2, सिमिलरली 4,1 एंड 4,2, ठीक है। ये मेरा आ गया बी क्रॉस है। तो आप देख सकते हो कि एक भी जो इनका एलिमेंट है ना वो सेम नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये बात बोली गई थी अगर ए और बी नॉट इक्वल है आपस में तो उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, ठीक है ना, कार्टेशियन जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी नॉट इक्वल रहेंगे, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है इसके अंदर। अब आप ये बिल्कुल मत समझना कि 1 यहां पर भी 1,3 लिख रखा है तो यहां पर लिख रखा है 3,1, और मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, क्या बताया सबसे पहले ही आपको, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर बताया था मैंने आपको कि ए कोमा बी जो है वो नॉट इक्वल है बी कोमा ए के, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से 1,3 बराबर नहीं है 3,1 के, सिमिलरली 2,3 इक्वल नहीं है 3,2 के। तो ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, ये होगी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अपने पास एक ही चीज बचती है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी दो सेट्स के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीख लेते हैं।
ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या निकालने की बात बोल रहा है कि मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में। तो वो सिंपल हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेट इन बी सेट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉपर समझ में आएगा आपको। ए सेट मैंने कंसीडर कर लिया है भाई क्या, x, y। बी सेट मैंने कंसीडर कर लिया है 1 2 3। तो ए क्रॉस बी के अंदर मेरे नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे ना वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 x और y, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 1 2 3, तो 2 3 जा 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे वो होंगे 6। ठीक है, उनको देख लेते हैं। आएंगे कौन कौन से, x1 x2 x3 y1 y2 एंड सिमिलरली y3। तो कितने हो गए, देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गए। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर 6 हो गए। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला था। तो अपने एग्जाम्पल का अगर मैं हिसाब देखूं तो ए क्रॉस बी जो है ना उसकी वैल्यू आ गई क्या, 6। कैसे आई, ए के अंदर 2 एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3, तो 6। ठीक है, ये अब बारी आती है फ्रेंड्स रिलेशंस को समझने के लिए। जो अपने पास बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी वो अपनी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन रिलेशन पार्ट की ओर मूव करते हैं। सो व्हाट इज रिलेशन, हिंदी में इसको संबंध बोलते हैं ना। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, सो रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख पाऊंगा कि ordered pairs satisfying any relationship। ठीक है, तो रिलेशंस का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल कि ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग एनी रिलेशनशिप। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी, कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में संबंध जो है वो हमें दिखेगा। ठीक है, तो वही एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम इसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, इसको मैं यूं समझ सकता हूं कि कोई अपने पास एक सेट P और Q है, P एंड Q आर 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मान लिया मैंने। ठीक है, तो वहां पर ना P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, पीछे हम पढ़ के आए हैं क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा भाई, P क्रॉस Q हो जाएगा। मैं इसको यूं लिख सकूंगा कि P कोमा Q ये ऑर्डर्ड पेयर है इसका। ठीक है, वेयर या सच दैट P जो है वो बिलोंग्स कर रहा है P सेट से अपने से, एंड Q जो होगा इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो अपना सेकंड एलिमेंट होगा वो अपना बिलोंग करेगा इस Q सेट से। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है ना, मैथ के अंदर भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो ये जो है अपना सिंबल स्पेशल, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। ये जो हो जाता है अपना इंप्लाइज हो जाता है कि इट इंप्लाइज, या फिर कहीं पर ये लिख रखा हो या फिर डायरेक्ट ये लिख दे
ऐसे लिख दे तो इसका मतलब है सच दैट, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जिनका मेन यूज हम देखते हैं क्लास 11th की जो अपना सेट्स चैप्टर है ना उसके अंदर ये सारे आते हैं वहां पर। तो ये हो गया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो गया पी क्रॉस क्यू का, ठीक है। तो अब मुझे कुछ रिलेशन अगर दिखाना है तो मैं उसको रिप्रेजेंट तो करा दूंगा किससे, रिलेशन अगर मुझे दिखाना है तो वो भी ना एक एक्चुअली सेट ही होगा मेरा, ठीक है। और वो सेट निकलेगा कहां से, इस P क्रॉस Q के ऑर्डर्ड पेयर में से वो सेट निकल के आएगा मेरा, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा भाई, तो इसको हमें समझना पड़ेगा एग्जांपल की मदद से, ये ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो एग्जांपल अपन ले लेते हैं, इधर देखो सेट P जो है अपना, ठीक है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए 2, 4, ठीक है। ये दो एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिए यहां पर। सेट Q जो है उसके अंदर मैं एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं 10, 20, 35, ओके, ये मैंने कंसीडर कर लिए हैं। उसके अंदर 3 एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं। सेट P में मैंने 2 एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पर ना इस फॉर्म से लिख रहा हूं, ठीक है ना, P क्रॉस Q जो है मेरा, वो P, Q जो है एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने दिखा दिया, सच दैट P इज बिलोंगिंग टू P सेट एंड Q इज बिलोंगिंग फ्रॉम Q सेट। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हो जाएगा कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना वो सारे के सारे इस कंडीशन को तो फॉलो करेंगे ही, ठीक है ना। तो यहां से देखो P क्रॉस Q तो आप निकाल भी पाओगे, जो कि हो जाएंगे क्या, 2, 10, 2, 20, 2, 35, और सिमिलरली पहले 4 को ले लो, 4, 10, 4, 20 एंड 4, 35। अच्छा, इनके अलावा पॉसिबल भी नहीं है और ऑर्डर्ड पेयर इस P क्रॉस Q के अंदर। क्यों? क्योंकि हम देख भी चुके हैं कि भाई P क्रॉस Q निकाला है मैंने और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे P क्रॉस Q के अंदर वो भी 6 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो 6 हो गए हैं अपने प्रॉपर, ठीक है। तो यहां तक तो बात ठीक है। अब मैं एक आपको रिलेशन दूंगा, तो रिलेशन में क्या होता है ना, एक्चुअली कुछ ना कुछ कंडीशन देगा वो आपको। जैसे कि यहां पर मैं बोल दूंगा, ये वही एग्जांपल के ऊपर अपन कंसीडर कर रहे हैं इस रिलेशन को, क्या कि रिलेशन कुछ यूं है कि P, Q जो है वो एक एलिमेंट है इस रिलेशन का, इस रिलेशन के सेट का। P, Q जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है। वैसे तो मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर भी एक एलिमेंट ही है इन सेट्स का, जिसका अंदर इस एग्जांपल ले लूं मैं, इस सेट का भी एक ये एलिमेंट है, इस रिलेशन का भी एक एलिमेंट ही है। तो P, Q एक एलिमेंट है सच दैट P इज, ठीक है ना, P बिलोंग्स टू, वो लिख लेते हैं एक बार, P एंड Q बिलोंग्स टू Q एंड कंडीशन, अब वो अब देगा मेन रिलेशन कंडीशन क्या दे रहा है कि Q इज, ये एग्जांपल है अपना, मल्टीपल ऑफ P, ओके, ठीक है। यहां पर जाके अपने ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये यहां पर खत्म होती है, ठीक है। क्या बोला उसने, देखो P, Q एक एलिमेंट है, वहां पर P जो है वो P से बिलोंग कर रहा है सेट से, Q जो है अपना छोटा Q है वो बड़े Q सेट से बिलोंग कर रहा है, ओके रिपोर्ट है। और Q जो है ना ये यहां पर अपनी कंडीशन हो गई मेन, ये है यहां पर रिलेशन की कंडीशन, ठीक है। क्या दिया उसने, Q जो है वो मल्टीपल है P का। तो अपने पास जब मैं इस एग्जांपल को कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास P क्रॉस Q ये हो गया है टोटल, ठीक है। तो जब मैं R निकालूंगा यहां से, ठीक है, R निकाल लेते हैं अपन, तो उसके अंदर भी अब मैं डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है ना, जिसके अंदर मतलब पूरी पूरी लिस्ट आती है, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखेंगे अपन। तो मैं देख पा रहा हूं, देखो ये जो कंडीशन है Q इज मल्टीपल ऑफ P, ये किस किस एलिमेंट में फॉलो हो रही है, Q मतलब कि सेकंड कंपोनेंट, ठीक है ना। Q मतलब सेकंड कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर ये सेकंड एलिमेंट अपना 10 है, ये इस 2 का मल्टीपल है, तो ठीक है, एक तो अपना ये काम दे देगा। सेकंड एलिमेंट 20 है, 2 का मल्टीपल है, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये नहीं कर रहा, 4 जो है मतलब 10 जो है Q वाला है ना, बाद वाला बात पता करना है अपने को, 10 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है,
ये भी फुलफिल नहीं कर रहा कंडीशन। ये कर रहा है 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये भी नहीं कर रहा। तो यहां से जब मैं रिलेशन का सेट बनाऊंगा ना, तो वो मेरे P क्रॉस Q से ही निकल कर आएगा और मैं उसे बोल दूंगा क्या क्या आ गया मेरे यहां पर भाई, वो तो 2,10 वाला एलिमेंट आ गया, 2,20 वाला एलिमेंट एंड 4,20 वाला एलिमेंट। ये मेरा यहां पर रिलेशन आ गया है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये यहां पर रिलेशन का अपना सेट आ गया है दोस्तों, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने सीखा रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो रिलेशंस के बाद अपने पास 3 मेजर टॉपिक आते हैं जिनके अंदर आपने नाम सुने होंगे क्लास 11 के अंदर भी। एक होता है अपने पास डोमेन, एक चीज होती है अपने पास रेंज, और एक चीज होती है कोडोमेन, ठीक है। तो रिलेशंस के अंदर जो हमें उतना अभी हमने गेन कर लिया है उतनी नॉलेज को कि इसके बाद हम इन 3 चीजों के बारे में पता कर सके, ठीक है। तो उनको और देख लेते हैं ये। अच्छा, ये तीनों ही चीजें ना आपको समझ में आएंगी एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है। तो सेट ए में फिर से वही ले लेता हूं, सेट ए बोल लो, सेट पी बोल लो, ठीक है ना, जिसके अंदर अपना एलिमेंट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू ही समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। वो तीनों चीजें कौन कौन सी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो सेट पी के अंदर मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसीडर किया था। पी के अंदर मैंने एलिमेंट कंसीडर कर लिए 2,4 एंड सेट क्यू जो है अपना, उसके अंदर मैंने 10,20,35, ठीक है। रिलेशन जो है मेरे को उसकी कंडीशन दे रखी है P, Q such that P belongs to set P, small q belongs to capital Q एंड रिलेशन कंडीशन तो अब आएगी। ये तो जस्ट एक तरह से मैं बोल सकता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन है, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा अपने पास क्या, हाँ, P क्या लिख दिया ये, हाँ ठीक, कंडीशन तो अब लिखेंगे अपन, ठीक है ना। P या Q, Q लिखते हैं, ठीक है ना, बाद वाली चीज बड़ी है। तो Q इज मल्टीपल ऑफ P, ठीक है। तो ये अपना आएगी, ये जो चीज लिखी है मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ये मेरा रिलेशन सेट लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसके आंसर्स निकालते हैं अब अपन। तो सबसे पहले तो P क्रॉस Q निकालेंगे, ठीक है, जो कि होगा क्या, होगा वो यही सच दैट P बिलोंग्स टू P है एंड Q बिलोंग्स टू Q है। ये तो एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया मैंने P क्रॉस Q को। अपन जब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2,10, 4,2,20, 35, 4,10, 4,20, 4,35। ये एलिमेंट्स हो गए मेरे पास P क्रॉस Q के अंदर। तो रिलेशन सेट जो मेरा R सेट बनेगा यहां पर, उसके अंदर से तो कौन कौन से कंसीडर करेंगे हम, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ये 3 सेट कंसीडर करने थे हमें, क्योंकि यहां पर 10 इज मल्टीपल ऑफ 2, 20 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 20 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये इस रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना R सेट हो गया यहां पर। अब बातें आएंगी कि क्या डोमेन, क्या रेंज, क्या कोडोमेन, ठीक है। तो दोस्तों इस पार्ट को अगर अपन मिटा दें यहां से, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस किसी काम की नहीं है अपनी अभी। तो जो डोमेन पार्ट होता है ना, वो क्या होता है,
ऑलवेज उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन के अंदर अपने कौन से एलिमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, और फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन, जो आर जो अपना सेट था ना, उसका हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना भाई, वो इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे इस डोमेन पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इस सेट में कौन से अपने पास एलिमेंट आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2 कोमा, ये 2 ही है तो सेम है, ठीक है ना, कोमा 4। तो ये डोमेन के अंदर अपने पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली अब बात करेंगे हम रेंज की। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट आते हैं, तो रेंज के अंदर आएंगे भाई सब सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ऑफ आर सेट, ठीक है ना। रिलेशन जो अपना हो गया, उस सेट के जितने भी सेकंड एलिमेंट होंगे, मतलब कि यहां पर 10 20, ठीक है ना, 20, तो ये सब के सब जो है अपने रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो यहां से ये अपना ये सेट बन जाएगा क्या, 10, 20। अब दो बार नहीं लिखना 20 को, ठीक है ना, उसका एक ही मतलब है 10, 20। इसका मतलब यही है कि हाँ 10 20 बस ये, ठीक है ना, दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ये इसकी रेंज हो गई। अच्छा, कोडोमेन क्या हो जाएगी, अब आएगी कोडोमेन भाई साहब, उसको इधर कर लेते हैं हम। बंद नहीं योग के दिया, ठीक है। कोडोमेन ये थोड़ा सा स्पेशल है। फर्स्ट एलिमेंट की बात हो चुकी, सेकंड एलिमेंट की बात हो चुकी। कोडोमेन होता है कंप्लीट, जो अपना ये होगा ना कंप्लीट, जो अपना क्यू सेट होगा, ठीक है, वो अपना जो है कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन कुछ नहीं होता, कोडोमेन वो सेट होता है जिसके अंदर से हम अपने रिलेशंस की जो रेंज के जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर P क्रॉस Q का हिसाब था, ठीक है। उसके बाद P क्रॉस Q से अपन ने रिलेशन निकाला, तो उसके अंदर भी ये एलिमेंट्स जो है वो P क्रॉस वो P कोमा Q की कैटेगरी को ही, कंडीशन को ही फुलफिल करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो Q जो अपने एलिमेंट थे, जो बाद वाले एलिमेंट थे, सारे के सारे उनमें से ही हमारे कुछ चूज हुए, सारे चूज नहीं हुए। 35 तो कहीं पर चूज ही नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीट जो है हमने इस सेट के अंदर से ही आ रहे हैं ना, ये जो ये 20, यहाँ पर ये 20 या फिर ये 10, ये सारे के सारे आ तो यहीं से ही रहे हैं ना। तो ये कंप्लीट जो अपनी जो जिसके अंदर से हम अपनी रेंज के सेकंड वाले एलिमेंट हम जो होते हैं हमारा सेलेक्ट करते हैं, वो कंप्लीट जो सेट होता है वो कोडोमेन में आता है हमेशा। तो यहाँ पर एग्जाम ये इसका यहाँ पर हो जाएगा मेरा सेट कौन सा हो जाएगा भाई, 10, 20, 35, ठीक है। ये मेरे यहाँ पर कोडोमेन होगी। इसके हम और भी पार्ट एग्जाम्पल एक आधा और देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकी एक इमेजिनरी डायग्राम से बनते हैं, मतलब इनके एरो डायग्राम भी बनते हैं इनके, ठीक है, उनको भी देखेंगे अपन। तो अगेन ए जो है वो मैं ले रहा हूं, मान लो भाई ए सेट है मेरा 1 2 3, ठीक है। सेट बी जो ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं भाई 1 8 27 31 64, ये मैंने ले लिया अपना सेट बी, ठीक है। और आर जो मैं अपना रिलेशन जो चाहिए ना मुझे, ठीक है, वो मुझे उस सेट का चाहिएगा क्या, कि मैं कंडीशन दे रहा हूं ए कोमा बी, ठीक है ना, वेयर ए बिलोंग्स टू
सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड असली अब मेरे रिलेशन की कंडीशन क्या आएगी, ये तो यहां तक जो मेरी कंडीशन है ना ये तो जनरल है, ठीक है ना, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी सेम चीजें लिखनी है हमें। अब आएगी जनरल मेरी मेन कंडीशन, वो क्या हो जाएगी कि बी जो है ना, बी जो एलिमेंट है मतलब सेकंड जो एलिमेंट रहेगा मेरे रिलेशन सेट के अंदर इज क्यूब ऑफ ए, ठीक है, ये मेरी मेन कंडीशन हो गई यहां पर। तो इस तरीके से जब मैं अपने आर सेट की अपनी फॉर्मेशन करूंगा ना तो वहां पर 1,1 ये चीज बन जाएगी, ठीक है। एक मेरे पास आ जाएगा 2 का 8 भी मेरे पास प्रेजेंट है, रिलेशन कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है कि 8 इज क्यूब ऑफ 2, ठीक है ना, तो ये चीज आ जाएगी। 3 27 भी आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ 4 होता तो मैं 64 को ले लेता, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो 3 ही एलिमेंट मेरे रिलेशन के सेट के अंदर आएंगे। यहां पर अब डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि आर सेट के अंदर से जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मेरे डोमेन है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये मेरे डोमेन पार्ट आ गए कंप्लीट, ठीक है। सिमिलरली मैं जब रेंज की बात करूंगा, रेंज में मैंने आपको बताया था सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट आर, रिलेशन जो अपना कंप्लीट सेट है उसका सेकंड कंपोनेंट, तो वो हमारा हो जाएगा 1, 8 और 27। और कोडोमेन में मैंने आपको बताया था ये स्पेशल है कि कंप्लीट वो सेट जिसमें से अपना सेकंड कंपोनेंट आ रहा था रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर सेकंड कंपोनेंट है 1, 8, 27, ये किस सेट से आ रहा है, ये सेट बी से आ रहा है। तो कंप्लीट जो मेरा सेट बी है उसको हम लिख देंगे वहीं से आए हैं ये इसके सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। तो कंप्लीट जो मेरा बी सेट है वो पूरी की पूरी कोडोमेन है। तो 1, 8, 27, 31, 64, ठीक है। ये हुआ मेरा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बात है, ठीक है। इनके अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है। उनको ना इस तरीके से बना लेते हैं बस। ये मेरा सेट ए है, इसके अंदर एक एलिमेंट लिख दो भाई 1, 2, 3। ये मेरा सेट बी है जिसके अंदर लिख देंगे हम 1, 8, 27, 31, 64। तो रिलेशन, ठीक है ना, ए आर बी, ए आर बी, ए रिलेशन इन रिलेशन टू बी, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन था भाई, रिलेशन ये था कुछ कि जो बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो क्यूब है ए के। तो कहां कहां से बात बनेगी मेरी, वो बन जाएगी भाई, तो ये थे ना मेरी रिलेशन सेट 1, 1, 2, 8, 3, 27। तो 1, 1, 2, 8 एंड 3, 27, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स हो गए मेरे यहां पर। तो ये मैंने इनको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करा दिया अपने रिलेशन को। यहां पर भी डोमेन जो है मेरी वो ये पार्ट हो गया, पूरे पूरे डोमेन पार्ट है। रेंज होगी 1, 8 एंड 27 होगी, ठीक है। और जो कोडोमेन होगी वो पूरे का पूरा सेट बी, ठीक है। ये हुआ भाई अपनी कहानी यहां पर, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसी एग्जांपल को अगर मैं और मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है ना। अब रेड पेन से मैं जहां पर इसमें चीजें लिख रहा हूं वो मॉडिफाई हो रही है, तो उससे भी ना ये एक तरीके से नए एग्जांपल की तरह ट्रीट करो इसको। अगर मैं यहां पर मान लेता 5, ए सेट के अंदर 1, 2, 3, तो 3 एलिमेंट थे ही, एक और एलिमेंट मैंने जोड़ दिया 5। तो अब क्या क्या फर्क पड़ेगा, देखो कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो रेंज मेरी अब भी यही रहनी है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, वो तो प्रेजेंट है ही नहीं वहां पर। तो रेंज मेरी यहां तक यही रहनी है, ठीक है। डोमेन के अंदर अब मेरा क्या आएगा, यहां पर डोमेन में कोई बदलाव नहीं होगा, 5 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिलेशन के अंदर 5 नहीं आया फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। रेंज के अंदर कोई बदलाव, रेंज के अंदर भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट के अंदर 5 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोडोमेन के अंदर भी कोई बदलाव नहीं, कोडोमेन तो सेट बी होता है अपने पास, दूसरे का सेट होता है अपने पास, दूसरे वाला, तो कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो 5 मैंने वहां लगाया, उससे भी मेरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर जो है ये ए सेट ले रखा है मेरे पूरे का पूरा, तो यहां पर मुझे 5 लिखना पड़ेगा, लिख दो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
उसका कोई वो वहां पर है ही नहीं रिलेशन, वो प्रूव ही नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डोमेन पार्ट यहाँ पर 1 2 3 ही है, रेंज पार्ट 1 8 27 ही है, और कोड डोमेन कंप्लीट बी सेट 1 8 27 31 64, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये जो चीज होती है ना, इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि 1 जो है ये इमेज है इस 1 की, 8 इमेज है 2 की, और 27 इमेज है 3 की। एक इमेज का कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, तो वो कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। तो इसको हम एक देख लो, एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको पता रहे, भूलो ना कि 8 इज, बाकी इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, इमेज ऑफ 2, ठीक है ना, 1 इज इमेज ऑफ इस 1 की इमेज है, ठीक है ना, और 27 इज इमेज ऑफ दिस 3, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है अपना, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स प्लीज प्लीज यार, इस पर हम्बल रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कराओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ इसके, ठीक है ना, मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, तो भाई अपने को देखना है नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसकी रिप्रेजेंटेशन यही है, वो मान लो m है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, वो मेरे पास अगर n है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b वो n है अगर, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास, टोटल, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 raised to power m into n, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, कहीं पर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।